बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आपको पता है सुबह सुबह क्या होता है? ये जितने मेरे कैमरे वाले भाई हैं ना, ये मेरे पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। मेरे पीछे पीछे ऐसे नहीं भाग रहे होते, कैमरे के ज़रिए भाग रहे होते हैं। मैं कभी उधर होती हूँ, कभी इधर होती हूँ, कभी ऊपर चली जाती हूँ। मुझे अपने सेट से इतना प्यार है, मुझे अपना सेट इतना पसंद है। मैं जो जो कपड़े पहन कर आती हूँ सुबह, मेरे समझ नहीं आता किस सेट के हिसाब से मैं कहीं खड़ी हूँ तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अपना एंगल जो है ना अच्छे सेट के हिसाब से सेट करने की कोशिश करती रहती हूँ। ये देखें, मैं यहाँ जाऊँगी, भाई मेरे पीछे। ये देखें, मैं यहाँ जाऊँगी, भाई मेरे पीछे। अब मैं सामने देखूँगी तो सामने वाले भाई मेरे पीछे, नहीं आगे। तो ये अब देखें, देखा मेरा पीछा नहीं छोड़ते। देखें, ये देखें, ये देखें। और ये देखते देखते एक मेरी गेस्ट जो है ना वो आपने देख ली। दिखाइए जी, हमारे साथ बैठी हैं हुमैरा। हुमैरा के बारे में बता दूं, ये एक बाइकर हैं और बाइकर लड़कियां मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये वो हैं जो किसी की मोहताज नहीं है, किसी के आसरे पे बैठी हुई नहीं है। चाहे वो अपने भाई हों, अब्बू हों, या रिक्शे वाला हो, बस वाला हो, किसी भी टैक्सी वाला हो, किसी के आसरे पे नहीं है। ये वो बच्चियाँ हैं जो ख़ुद मेहनत कर रही हैं और ख़ुद अपनी पढ़ाई के लिए, अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए ख़ुद बाइक निकालती हैं, निकल जाती हैं, बल्कि रास्ते में और हम मेरी जैसी और बहनें जो हैं उनको लिफ्ट भी देती हैं। हुमैरा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ये किधर जूते के सूखने दिए जूता वो सामने पड़ा हुआ है। तो जूते पहन रहे हैं, नजर आ रहा है कि मैं ऐसे बैठी हूँ। लाओ भाई जूते। ये तो प्रैंक हो गया। इतने प्यारे जोड़े, वो सारी जिंदगी टीवी पे देखेगी, फिर आके बोलेगी कि ये जूते नहीं मिले, दिखाई जा रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पे प्रैंक हुआ है कि जूता यहीं पे टूट गया आके। जूता टूट गया? हाँ, फिर ये नया जूता आया? ये नया नहीं है, ये गाड़ी में पड़ा हुआ तक से, मतलब मुश्किल वक्त के लिए। मुश्किल वक्त के लिए। लेकिन आप क्यों पकड़ रही है? मुझे दे देने। कोई बात नहीं, हाथ लगाए नहीं, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, पहन लो। कभी कभी हम शूट पे होते हैं। ये लो 4 नंबर का जूता। अच्छा जी हुमैरा, आप खुश हो? अब मजे में सारी जिंदगी भाई ये टीवी शो चलता रहेगा। लेकिन एक काम बुरा हुआ है, क्या मैं मेरा जूता पकड़ लिया? आपने क्यों हाथ लगाया? नहीं तो उसमें ऐसा क्या हुआ? तुम्हारा जूता और मेरा जूता, जूता तो जूता ही है, एंड में पैर। हमारे सीनियर हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। नहीं, इसमें ऐसी क्या बात है सीनियर जूनियर की। अच्छा मुझे बताइए फिर कि बाइक कब से चला रही हैं, क्यों चला रही हैं, क्या वजूहात हुई जो आपको बाइक का ख्याल आया कि भाई मैंने खुद चलाना है? अच्छा, 3 क्वेश्चन आपने एक साथ पूछ लिया। अच्छा, बाइक तो बचपन से चला रही हूँ, 8th क्लास में थी तब से। ख्याल ऐसे ही आया, मतलब लड़कों को अक्सर देखती होती थी कि लड़के बाइक चलाते हैं, तो मैंने कहा लड़के चलाते हैं तो फिर मैं भी चलाऊँ ना। तो इस तरह फिर मैंने देख के, भाई ने क्या नाम, छोटा भाई था, मतलब मेरे से बड़ा ही है, तो उसने मुझे बोला कि हमारे पास छोटा भाई था, मेरे से बड़ा ही। पहली मर्तबा ऐसा भाई देखा है जो छोटा भाई है मेरे से बड़ा, मतलब मेरे से बड़ा है, मैं उससे छोटी। अच्छा, हमारे घर में बाइक नहीं थी, तो तब आपको पता लड़कों को शौक होता है बाइक चलाने का। हाँ। तो वो मुझे कहता था हमारा कोई भी गेस्ट आया ना तो तुम की चुरा के लाओ, मैं तुम्हें भी साथ बैठाऊंगा बाइक पे। तो फिर मैं छोटी थी काफ़ी, तो मुझे मना नहीं करते थे घर वाले, तो मैं बाइक की लेके आती थी, वो भी मुझे भी साथ बैठाता, ऐसे ही बस चलाते चलाते। एक दिन मुझे कहता आज तुम आगे बैठो, मैं पीछे बैठता। मैंने कहा ठीक है। बस एक दफ़ा उसने बताया ये रेस है, ये ब्रेक है, ऐसे ऐसे करना है, और मैंने चलाई। वाह। उसके बाद वो एरिया थोड़ा सा बैकवर्ड था, इसलिए मतलब मुझे मना करते थे कि बाइक नहीं चलानी यहाँ पे। तो वो फिर मैं लाहौर आई, उकाड़ा सिटी से हूँ मैं। जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर बाइक स्टार्ट की। बताओ, बाइक तो बहुत सारी लड़कियाँ चला रही हैं अभी ज़्यादा हो गई हैं, पहले नहीं थी। ये स्टंट्स भी करती हो तुम, ये मुश्किल नहीं है? ये कहाँ से सीख लिया लड़की तुमने? देखिए, आपने बोला कि बाइक बहुत सारी लड़कियाँ चला रही हैं, लेकिन आप कुछ यूनिक करें, कुछ अलग करें, तो मैंने कुछ अलग किया, मैंने स्टंट किए। अच्छा, तो ये जब 14 अगस्त होती है ऐसे सड़कों पे निकल के साइलेंसर खोल के रैलियां में, ये वाला काम नहीं किया, वैसे स्टंट वगैरह करती थी। 2 साल किए, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अब्बू ने कहा कि आप हड्डी वड्डी टूट गई तो कोई लड़का पसंद नहीं करेगा, रिश्ता नहीं आएगा है, इसलिए छोड़ दिए थे। और अगर कोई ऐसा लड़का पसंद आ गया जो तुम्हारे साथ रेस करे, फिर तो अब्बू को कोई एतराज़ नहीं है? फिर नहीं होगा। और फिर तो हड्डी पसली टूट भी गई तो फिर उसी की है। तेरे चक्कर में टूटी थी तो संभालो बैठ के, है ना? हाँ जी, ऐसे ही। तो वैसे घर वाले सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा, उनकी सपोर्ट से तो आज यहाँ पे हूँ। अच्छा, ये स्टंट्स आपको सीखने में कितना टाइम लगा? ये जो इस तरह से एक्शन ये मैंने सीखे नहीं थे। मैं मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट भी हूँ, तो कराटे सीखते सीखते फिर वो साथ में स्टंट भी करती रही। जब मैं ब्लैक बेल्ट हुई तो वो एक होता नहीं, शोखापन आ जाता है कि मैंने कराटे सीखे हैं तो मुझे कुछ और नया करना है। तो फिर वो चलती बाइक पे, फिर जो मेरे माइंड में वो कराटे वाले सीन चलते थे तो वो फिर ऐसे ही मैं करती थी, वो ऐसे करते करते स्टंट हो गए। मेरा खड़ी हो जाओ, क्या करना है? अब तो मैं तुम्हें जूते भी पहना दिए, खड़े हो जाओ। क्या करना है? क्या वो जो ब्लैक, तुम थोड़ा सा मुझे एक्शन दिखाने। अच्छा ना करें, आज देखेंगे। कुछ नहीं होता, सिखाओ मुझे। नहीं करें, कुछ नहीं होता, घर से नहीं भागना, ऐसे चलो
क्या करना है? ब्लैक बेल्ट के मैंने क्या करना है? ब्लैक बेल्ट तुम हो, अच्छा, तुमने उसके मुझे लिए पूरा सिखाना है। वार्म अप होना पड़ता वार्म है। अप कैसे करना है? आप क्या मतलब मैं आपको पंच मारूं, आपने रोकना है? हाँ ठीक है, रोक लेंगे, ये ना कैसे लग जाए। रोकना है? हाथ यूं रखना है? जैसे मतलब आपने ऐसे रोक देना है, मैं आपको Okay. पंच ऐसे मारूंगी, आपने रोक लेना ओके है। ठीक है, इधर से रोकना है। ओके चलो ओके, नहीं रुका, 1 2 3 गो। 1 2 3 गो। ऑलराइट, मैं मारूं? मारे। ओह अच्छा, स्ट्रांगली ऐसे रोकना है, ठीक है। रोकना है। और दूसरा कोई एक्शन? कुछ भी है वो ऐसे मैंने जीन्स पहनी है तो कुछ वार्म भी, अप के मैं बगैर लुड्डी भी डालना शुरू कर देती हूँ, हाँ, इसलिए मुझे बता दो कोई लुड्डी डाल रहे हैं वो आप। लुड्डी डाल लूँ, चलो 1 2 3। चले 1 2 3 गो। और इसी आड़ में जो है ना मैं तुम्हें एक पंच मारने लगी हूँ, ये नाइस यार, आ जाओ। तो तुम्हें ये ब्लैक बेल्ट वाले काम भी आते हैं, मार्शल आर्ट भी सीखा हुआ है, लड़की तुम बाइक भी इतने मज़े से चलाती हो। कभी पहाड़ी इलाकों में गई हो, कोई ऐसा हादसा पेश आया हो, कोई यादगार, कोई ऐसी पहाड़ी चीज़ इलाकों में नहीं हुआ था, इधर लाहौर में हुआ था कि कोई एकदम से खड्डा आया और तुम जम से उछलती हुई गोल? नहीं, मैं जब भी गिरी हूँ तो अपनी वजह से नहीं मैं गिरी, मतलब लोगों की वजह से गिरी हूँ। कैसे? मैं जब बाइक चलाती हूँ ना तो मेरी आदत है मैं स्लो नहीं चला सकती, स्पीड में चलाती हूँ। तो मेरे साथ सिस्टर थी मेरी, बैठी हुई थी, बाइक लेके जा रही हूँ, कि लड़का काफ़ी देर से पीछे आ रहा था, देख रहा था कि लड़की जो है वो बाइक चला रही है, तो ये मेरे से आगे निकल गई है। उस लड़के ने मुझे जानबूझ के कट मारा और मैं गिरी हूँ। गिरने के बाद ये मेरी हड्डी जो है फ्रैक्चर हो गई है। 3 माह रेस्ट पे थी। फिर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि अब तुम रुक जाओ, अब बाइक ना चलाना। मैंने कहा क्यों? उस लड़के ने इसलिए गिराया कि लड़की बाइक तेज़ चला रही है तो ये डर जाएगी, गिर जाएगी तो दोबारा बाइक नहीं चलाएगी। मैंने कहा अब मैं इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें करूँगी। फिर उसके बाद मैंने टूर्स प्रॉपर स्टार्ट कर दिए थे, मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना। तो ये अब टूर जो करती हो तुम, ये तब के बाद कर रही हो, फ्रैक्चर के बाद से? हाँ जी, उसके बाद स्टार्ट किए थे। हाँ, हमें भी एक छोटे से टूर पे जाना पड़ रहा है, पता है, ब्रेक है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ बाइकर हुमैरा मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आपको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जब आप बाइकर गर्ल बनी? बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो मेरी, आपको पता है कि लड़कियों की ब्यूटी होती है, क्रेविकल बोन, जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं, मेरी वो फ्रैक्चर हो गई। आपकी होगी लेकिन मेरी नज़र नहीं आएगी यहाँ पर। अच्छा। हाँ जी, ब्यूटी बोन नज़र नहीं आती। उसके बाद फिर आपको पता है कि अक्सर लड़कियां जो होती हैं ना, आप उनको डराओ तो वो डर के घर से बाहर नहीं निकलती, डर जाती हैं। मैं वाहिद लड़की हूँ, आप मुझे जितना डराएंगे ना मैं उससे ज़्यादा करूँगी, उससे ज़्यादा कुछ ना कुछ ख़तरनाक करूँगी। क्योंकि मुझे मतलब कि मैंने सीखा इन चीज़ों से कि मैं अगर कोई मतलब डरना नहीं, डर के आगे जीत है। लोग आपको डराएंगे लेकिन डरना नहीं। यू लाइक टू फेस चैलेंजेस। जी। कौन कौन से ऐसे इलाकों में गई हैं आप जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो? जब कश्मीर है? कश्मीर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कश्मीर के लोग बहुत मतलब अच्छे हैं, वो मेहमान नवाज बहुत होते हैं, इसलिए जब भी हम कोई प्लान करते हैं ना तो बार बार कश्मीर की तरफ जाते हैं। वैसे नारान गई हूँ, कश्मीर बहुत दफ़ा गई हूँ, और सबसे ख़तरनाक जो रहा है नीलफरी, मतलब टॉप के ऊपर जाना एक लड़की के लिए बहुत ख़तरनाक होता है कि बाइक पे जाना। और जब आपको पता है कि सिर्फ इतनी सी रोड है और वहाँ से आपने बाइक गुजार के जाना है, इधर भी ख़तरा है, इधर भी खतरा, मतलब बाइक स्लिप भी हो सकती थी, आप गिर सकते थे। और आपकी स्पीड भी तेज़ नहीं, तब बाइक की स्पीड स्लो होती है। अच्छा। पहाड़ों पे स्लो तो ये सेफ नहीं होता, फिर भी आप चैलेंज से खेलती हैं? फिर भी खेलती हूँ, एंजॉय करती हैं। हाँ जी, थ्रिलिंग है आप, मतलब ऐसे ही है। मतलब आपको पता है कुछ अपने आप को ज़िंदगी में जो कुछ टेंशनें होती है ना, उनको भी कुछ होता है आपके ग्रुप में और भी जो लड़कियां हो वो बहुत घबरा जाएं, डर जाएं, वो कहें नहीं मैंने उधर तक नहीं जाना, मेरी फैमिली ने इधर तक इजाज़त नहीं दी, मैं ये नहीं कर सकती, ये तो देख के खौफ आ रहा है, डर जाएं, घबरा जाएं, फिर आप उनको मोटिवेशन करें, दें और बोलें कि भाई कुछ नहीं, हम साथ हैं। ऐसा भी सीन होता है? कुछ होता है, लेकिन लड़कियां बहुत कम है जो इतनी दूर बाइक पे जाएं। हैं भी, मतलब कोई 2-3, मेरे साथ एक है, लेकिन वो नहीं डरती, वो भी चली जाती है मेरे साथ। अच्छा। जहाँ मतलब वो थक जाए फिर हम वहीं पे बैठ जाते हैं। फिर जब अच्छा, इतना जो आप ट्रैवल करती हैं, इतनी जगहों पे जाती हैं, कोई ऐसी बात जो आप, मुझे लगता है कि कहीं अपील करना चाहें, कहीं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगा कि सड़क सही नहीं थी, रोड्स का निज़ाम सही नहीं था, वहाँ पे ट्रैफिक सही नहीं है, वहाँ पे लोगों ने कोई मसला किया, कोई ऐसी बात जो आपको इशू हुई हो, कोई आप अपील करना चाहती हो कि प्लीज़ ये चीज़ ठीक कर दें, वो चीज़ ठीक कर दें, तो हमारे इस चैनल के तवज्जुह से प्लीज़ कीजिए। वैसे तो आपको पता है कि उस साइड पे हम जाते हैं तो ऑफ रोड करते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। बाकी मैं ये जब लड़कियों को बाइक पे देखती हूँ ना, बाइक चला रही होती हैं, तो मैं यही कहूँगी कि प्रॉपर इनके लिए एक अदारा बना दिया जाए जिसमें लड़कियों को बाइक सिखाई जाए, बस। और मुझे कोई नहीं, मतलब मैं चाहती हूँ कि इनके लिए प्रॉपर एक इदारा हो, मतलब कि लड़कियां जो आम घरों की लड़कियां जो घरों से मतलब बाहर कम निकलती, जिनके भाई नहीं होते,
फादर नहीं होते तो वो फिर बाइक सीख नहीं सकती ना किसी लड़के से, तो उनके लिए एक प्रॉपर अदारा बना दिया है जिसमें फीमेल लोग किसी भी लड़की से कहेंगे वो उनको बाइक सिखा दें। अच्छा, बहुत से लोग, बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं कि वो कहती हैं अच्छा लड़की बाइक चलाती है उधर रिश्ता नहीं करना, तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगी, किस तरीके के लड़के से शादी करना चाहेंगी, क्या डिमांड है, क्या ख्वाहिश है, बताएं। आप मुझे ये बताएं कि क्या बाइक चलाने वाली लड़की क्या अच्छी नहीं होती? वो कहते हैं कि बाइक मैंने तो आपके सामने सबसे पहले स्टार्ट में ये बोला, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद वही लड़कियां हैं जो ख़ुद मुख्तार हैं, बाइक चलाती हैं, किसी की मोहताज नहीं, चाहे अपने भाई की, अब्बू की, ट्रक वाले की, टैक्सी वाले की, रिक्शे वाले की, किसी की भी है, कोई मोहताज ही नहीं है। मुझे यहाँ पे एक बात याद है, जो चलाना है वो खुद चला के अपना काम कर लेंगी। भाई मेरे जो है ना वो मतलब अब्बू कहते थे जा सामान ले आओ बाइक पे, या वो लेके नहीं आते थे, तो मुझे गुस्सा आता था कि मैं छोटी क्यों हूँ, मतलब घर में सबसे छोटी क्यों हूँ, मैं बाइक क्यों नहीं हूँ, मतलब मैं बड़ी क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं लेके जा सकती अब्बू को। तब इलाका भी वैसा है, मतलब वहाँ पे लोग बातें करती हैं कि लड़की जो है वो बाइक चला रही है। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मतलब लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब मैं अपने अब्बू को बाइक पे लेके जाऊंगी। तो आप शादी की बात बताई थी मुझे तो क्या डिमांड क्या है, क्या कहेंगी? शादी की आप कह देंगे कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो आ जाए। हाँ, मैं बिल्कुल आ जाए, आप इतनी अच्छी है, मगर अच्छा किस किस्म का मुझे बताएं, मैं फिर कह देती हूँ। बाइकर ही होना चाहिए? बाइकर भी हो लेकिन मना ना करे बाइक चलाने से। अगर बाइकर ना भी हो तो बाइक चलाने से आपको मना ना करे, ठीक है। और क्या? और आपको पता है वक्त के साथ साथ सब कुछ वैसे नहीं रहता, मतलब क्या पता कि शादी के बाद बाइक चलाना कम कर दूं। हाँ। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ किसी के शौक, किसी की मेहनत को मारना नहीं चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। देखिए आपके पेरेंट्स ने आपको मना नहीं किया तो वो कौन होता है? ऐसे ही सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स देखते हैं आपको गलत सही, फिर ये जो बाद में शादी करके आते हैं ना, वो जो अब्बा जी मुसल्लत हो जाते हैं ना, वो मतलब होते शौहर है मगर वो शौहर नामदाद की वजह अब्बू जी मुसल्लत हो जाते हैं, ये छोड़ दो, ये वेस्टर्न कपड़े पहनना छोड़ दो, तो ये काम छोड़ दो, ये जॉब छोड़ दो, बैंक की जॉब छोड़ दो, लड़की ने पैसा लगाया, मेहनत की, पढ़ाई की, वो डॉक्टर बनी, ये डॉक्टरी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, मुझसे शादी करनी है तो ये सब कुछ करना होगा, मेरी फैमिली में इजाज़त नहीं है या मुझे पसंद नहीं है। वो एकदम से जो है ना शौहर के बजाय अब्बू जी बन जाते हैं। सपोर्ट करें भाई, अगर कोई लड़की कुछ कर रही है, कुछ मेहनत उसकी, आप बिहाइंड द सीन देखें उसका क्या है सिनेरियो, क्यों की उसने, किस लिए शुरू की। अगर कोई मजबूरी नहीं भी थी कमाने की या अपने घर को अफोर्ड करने की, किसी का शौक़ भी मैटर करता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके छोटे छोटे शौक़ नहीं है जो एक लड़की के भी हैं। तो अगर लड़की भी कोई शौक़ रखती है, ख्वाहिश रखती है, तो उसको पूरा करने में उनकी सपोर्ट कीजिए, ना कि उनको जलील करें कि बाइक चलाती है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है तो ऐसे रोडों पे निकलती है, भैया तो मर्द मार औरत है, इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल चुनाव ना करें, लड़की को सपोर्ट करें। किसी भी लड़की के जो छोटे छोटे ख्वाब हैं अगर वो पूरे हो जाते हैं और उनका मियाँ भी अगर सपोर्टिव हो तो फिर कोई मसला ही नहीं है। औरत तो वैसे ही अपने, मुझे लगता है बाउंड्री में बहुत कमज़ोर औरत होती है, भले जितना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करे, वो सबकी सपोर्ट लेके चलती है, वो अपने मियाँ, अपने भाई, अपनी अम्मी, सबको लूप में रखती है कि मैं इधर जा रही हूँ, मैं इतने बजे काम करके वापस आ जाऊँगी, मैं बच्चों को पिक करने जा रही हूँ, मैं वापस आ जाऊँगी। उसकी टाइमिंग में ऊपर देर सवेर कुछ होती भी है तो वो खुद औरत सबसे पहले घबरा जाती है, इससे पहले कि आप घबरा जाए। अगर आप सेफ्टी पर्पज़ से डर रहे हैं कि लड़की बाइक ना चलाए वो बात अलग है, मगर आप उसके शौक़ के हिसाब से उसको ऐसी स्पेस दें कि जहाँ पर वो अपना शौक़ भी पूरा कर सके। कोई आप अगर पैगाम देना चाहें कुछ लोगों को, कुछ कहना चाहें तो दिस इज़ योर कैमरा, घर लेके नहीं जाइएगा, यहाँ दे दीजिए पैगाम। उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को मना ना करें बाइक चलाने से, मतलब अगर कोई शौक़ तो आपको पता है शौक़ के अलावा भी अब मजबूरी बन गई है, जिन घर में भाई नहीं होते, बाप नहीं होते, तो वो लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बाइक के लिए मना ना करें। डरते हैं लोग कि बाहर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ करेंगे, आप मर भी जाएंगे तो उन्होंने फिर भी कहना है ये देखिए मर गया, मरा पड़ा है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना ही कहना, इसलिए डरना नहीं। मतलब एक दफ़ा मौका दें अपनी बेटी को बाइक चलाने का, और उसके अलावा जो भी है लिमिट्स में रहकर अगर आप करें तो कुछ भी नहीं है। शाबाश, बहुत अच्छा मैसेज है। इसी मैसेज के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, और ऐसी लड़कियों को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ब्रेक से पहले फिर कहूँगी, ठीक है? बोलिए जी। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हम। आपको पता है डिवोर्स रेट जो है वो मोबाइल फ़ोन्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया आजकल। जी जनाब, मोबाइल फ़ोन का जो यूजेज है ना वो इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से अब घर बैठी जो ख़वातीन है वो चिढ़ जाती है अपने मियाँ से कि ये हर वक्त फ़ोन पे लगा रहता है, तो भाई इससे मुझे शादी करके लेकर क्यों आया था, इसने अगर फ़ोन में ही रहना था और फ़ोन के साथ ही टाइम पास करना था तो फिर मैं कौन हूँ। तो फिर वो
वहाँ से चिपकलिशें शुरू हो जाती हैं, और फिर जब बात बढ़ जाती है तो फिर डिवोर्स पे चली जाती है। उसी तरह औरत जब हर वक्त फ़ोन पे लगी रहती है, किचन में काम कर रही होती है तो फ़ोन पे लगी रहती है, इसी तरह से हांडियाँ जल जाती हैं, बच्चों को स्कूल पे पिक करने जाना है टाइम पे, वो टाइम रह जाता है क्योंकि वो फ़ोनों पे लगी हुई हैं, तो वो उसकी वजह से भी बड़े मसले होते हैं, घर में झगड़े होते हैं, सास गुस्सा करती हैं, फिर मियाँ गुस्सा करते हैं, फिर इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। फिर जो औरतें हर वक्त फ़ोन पे लगी रहती हैं, उनके बच्चों के होमवर्क्स कंप्लीट नहीं होते, उनकी पढ़ाई पे तवज्जो पूरी नहीं होती, बच्चे गंदे सुंदे घूम रहे होते हैं, उनको नहलाया धुलाया नहीं जाता, सर में जुएँ पड़ जाती हैं, उनको देखा नहीं जाता। इसी तरह बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, बच्चों की सेहत ख़राब हो जाती है, फिर घर का माहौल ख़राब होता है, फिर बात घूम फिर के डिवोर्स पे आती है। फिर तीसरा एक मेन मसला ये देखा जाता है कि लड़कियां हर वक्त जो है ना, हर मशवरा फ़ोन करती हैं, मैं के अभी अभी शादी हुई है, फ़ोन करेंगी, मैं के अम्मी ये बताएं इन्होंने ये कहा, इसका जवाब क्या दूँ, अम्मा ने बताया ये जवाब दो, उन्होंने आगे वो जवाब दिया, ले जवाब ही हो गया, लड़की को सीधा घर बैठ गई। तो फ़ोन की वजह से डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया। इस पे बात करने के लिए आज हमारी यहाँ पे माहिरीन को बुलाए, साइकोलॉजिस्ट हैं ताहिरा रुबाब, एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इसलिए आपको बहुत तरीके से समझाएंगी कि अब आपने अपने फ़ोन का इस्तेमाल करना है तो कैसे और किस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फिज़ा फॉर हैविंग मी एंड इट्स लवली टू सी यू हियर आफ्टर साहिर। बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मेरी बात सुने, ये जो मसला है जो अभी हम आज जिस पे बात करने लगे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स की वजह से जो डिवोर्स रेट बढ़ गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो आप बताइए। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आप बात कर रही हैं कि फ़ोन यूज़ जो है एक्चुअली ये मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन को बहुत ज़्यादा रेज़ कर रहा है, और उसके साथ साथ जो है डाइवोर्स रेट, ऑफ कोर्स नाउ पीपल कैन रीच एनीबडी आउट देयर। आप जब देखते हैं सोशल मीडिया आपका इतना फुल ऑफ लाइफ नज़र आता है आपको, तो आपको वो घर में बैठी हुई एक बोरिंग औरत जो बच्चों के साथ सारा दिन बेचारी गुजारती है, यू डोंट लाइक दैट पर्सन बहुत सारे टाइम पे। क्योंकि मैं क्लिनिक के ऊपर इसी तरह इसके पेशेंट्स जो हैं वो क्लाइंट्स जो हैं वो डील कर रही होती है, पेशेंट्स तो नहीं क्लाइंट्स डील कर रही होती हैं कि जब आपकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर ओन पार्टनर हैज़ रिड्यूस्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि जी आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया, आप इतने खूबसूरत लोग जो हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर देखते हैं, एंड देन यू आर जस्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम, और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ बहुत सारी चीज़ों की होगी। एंड देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बहुत सारी फीमेल्स जो हैं व्हेन दे गेट मैरिड, तो एक बहुत जो बड़ा अक्सर मैं एक फैक्टर रिपोर्ट होता हुआ सुनती हूँ, वो ये है कि जी मेरी बीवी जो है, जो कोई भी हमारी प्राइवेसी की भी इवन बात होती है, शी टॉक्स अबाउट दैट टू हर मदर, यानी घर वालों को पीछे फैमिली को सारी चीज़ें जो है पता होती हैं। इस फ़ोन ने चीज़ें आसान तो बहुत ज़्यादा की हैं, बट एट द सेम टाइम इसका मिसयूज़ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आता है। जी आपकी बात बिल्कुल सही, क्योंकि पहले जितनी भी शादियाँ होती थी, जब ये फ़ोन वाला सिस्टम नहीं होता था, चिट्ठियों वाला होता था, दूर दूर शादी ब्याह के लड़कियाँ जाती थी गांव में किसी शहर में, तो वहाँ पर इतना कनेक्शन नहीं होता था, वो घर बसे हुए होते थे। अब ये घर बसना मुश्किल हो जाता है। एक कॉल आपसे बात करना कोई चाह रहा है, हसीब साहब हैं, सैयद हसीब कराची से। जी सैयद हसीब, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपके शो की मैं बहुत तारीफ करूंगा, और आपने जो शो का जो फॉर्मेट रखा है बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि मैं पहले और भी चैनल के मैं शो देखता हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ आपका चैनल 24 से आपका शो देखता हूँ। आप एक बहुत अच्छा शो कर रही हैं, अल्लाह ताला और इसके अंदर आपको तरक्की दे। सुम्मा आमीन, खुश कर दिया आपने ये बोल के हमें। मेरा एक सवाल ये है कि जो आपने ये टॉपिक निकाला फोन पे, ये तो बेसिक टॉपिक है। आजकल जो नई जनरेशन, जो बच्चों के स्कूल वालों ने जो नया ट्रेंड जो चला रखा है, ये होमवर्क जो स्कूल में जो दे रहे हैं ऑनलाइन पे फोन पे, सिर्फ बच्चे तो बिल्कुल समय बर्बाद हो रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज जो दे रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन जो है ना आजकल होमवर्क का तो आम बात है कि भाई ये होमवर्क है, ये टॉपिक है, मोबाइल के अंदर आपका ऐप बनी हुई है, स्कूल के होमवर्क आते हैं। हसीब थैंक यू सो मच। अच्छा बताएं हुआ क्या? जहाँ तक उन्होंने हमारे शो की और हमारे पैटर्न की तारीफ की, वो तो मुझे समझ आ गया, उसकी आवाज़ भी मुझे आ गई। जब उन्होंने अपना कोई मसला डिस्कस किया, उसकी आवाज़ ही मुझे कोई नहीं आई। आई एम सो सॉरी। वैसे वो हमें मेरे ख्याल में बच्चों के ऑनलाइन होमवर्क की बात शायद, हाँ कुछ इस तरह की वो बात कर, हमें भी कुछ बताना चाह रहे थे हमारे शो के तवज्जुह से कि कोई जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो कुछ सही नहीं है जो बच्चों को इस टाइम पे दिए गए हैं, या पता नहीं या देने चाहिए अभी गर्मियों की छुट्टियों। आई हैव नो आइडिया समथिंग एग्जैक्टली। अभी जो चीज़ें हैं फिज़ा, जिस तरह से मैंने अभी बात की कि हम लोग ये देखते हैं कि फ़ीमेल्स जो है ना, एक तो आदत है, फीमेल्स की नेचर में ये आदत है, बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें हैं फीमेल के अंदर के शी लव्स टू शेयर।
और वो बहुत ज़्यादा शेयर करती है, और वो शेयरिंग करना उसके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। मैं अक्सर अपने जो कपल्स आते हैं उनको कहती हूँ शुक्र किया करो कि अपने अम्मा अब्बा के घर जाती तुम इसको रोकते क्यों, बिकॉज जब आप रोकते हैं फीमेल को कि तुमने अपनी फैमिली से नहीं मिलता, देन शी स्टार्ट्स बॉइलिंग अप, अंदर पकना शुरू हो जाती है। क्योंकि बेशक कोई बड़े मसले ना भी ना, तो वो औरतों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, अम्मा ने ये कहा, सास ने वो कहा, नंद से ये बात होगी, ये चीज़ें उनके अंदर कहीं होती हैं। अपने माँ बाप के घर जाके शायद वो बड़ी से बड़ी बात नहीं करेंगी, लेकिन छोटा छोटा सा किथार से या अपने घर वालों से मिलके दे फील लाइक होम के वो कनेक्टेड हैं। अच्छा, तो लेकिन ये मैं हसीब को एक बात कहना चाहती थी। हसीब, आप हमें फेसबुक पे जो सवाल था उसका जवाब हम आपको अभी ऑन एयर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें समझ कोई नहीं आया। दूसरा ये कि जब हम वापस आएंगे तो मैंने आपके आगे सवाल ये रखना है कि जो मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे के फ़ोन्स चेक करते हैं, इज़ दैट राइट? इट्स ओके, कर सकते हैं क्या? ये एथिकली ठीक है और अच्छे रिलेशनशिप के लिए इज़ दैट ओके, या फिर दोनों को एक दूसरे के लिए एक ट्रस्ट फैक्टर रखना चाहिए? एक ब्रेक के बाद आपको इसका जवाब देते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन की वजह से जो इतना ज़्यादा डिवोर्स रेट हो गया है, इसकी क्या वजूहत है, इस पे बात कर रहे हैं हम हमारे यहाँ पे माहिरीन से। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट बैठी हैं ताहिरा रुबाब, और ताहिरा रुबाब, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या मियाँ अपनी बीवी का फ़ोन और बीवी अपने मियाँ का फ़ोन चेक कर सकते हैं? इज़ दैट राइट रिलेशनशिप में, एक रिश्ते में? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं फिज़ा। पहला तो एस्पेक्ट ये है कि हर इंसान की ना एक पर्सनल स्पेस होती है। पर्सनल स्पेस का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें दैट बिलोंग टू मी ओनली, आप उसके अंदर अगर घुसेंगे ना तो चीज़ें ख़राब होंगी। अब है क्या, उसमें मोबाइल एक चीज़ है। हम मेल या दोनों, मेल और फीमेल दोनों को ही समटाइम्स ये लगता है कि जी वो मोबाइल जो है वो चेक कर लें अपने पार्टनर का, उसको देख लें उसमें क्या है। और उसकी वजह से अक्सर होता है, लेट्स से कि आप या मैं ही हूँ, मुझे किसी का कोई मैसेज आया, मगर उसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ मुझे पता है कि ये मैसेज क्यों आया है और कहाँ से आया है, क्या चीज़ें चल रही हैं। बट अगर आपका स्पाउस उस मैसेज को देख लेता है तो उसको वो कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, उसको सिर्फ वो मैसेज पता है कि ये मैसेज आया, और उसकी वजह से एक रॉन्ग स्टोरी जो बिल्डअप हो सकती है, एंड देन इट गेट्स इनटू वेरी डर्टी थिंग। कभी कभी ये भी होता है डॉक्टर साहब कि अगर अपनी कोई बात, ये डर नहीं है कि हमने तो कोई बुराई ना ससुराल की है ना मियाँ की है, वो देख ले, इसका खौफ नहीं होता औरत को। समटाइम्स ये भी खौफ होता है कि उसकी किसी बहन ने अपने मियाँ की कोई बात कही है, या अपने कोई प्रॉपर्टी की या पैसों की या कैश की किसी चीज़ की कोई ऐसी बात कही है जो शेयर उसको सिर्फ बनाया है, राजदार बनाया है कि बात तुम तक है, बाकी भाई बहनों तक भी नहीं है मेरी कोई ऐसी बात, या कोई अपनी पर्सनल कोई ऐसी प्राइवेसी वाली बात, या कोई लड़कियों की आपको पता है ऐसी सीक्रेट्स बात भी होती है जो विचेस हैज टू बी सीक्रेट विद टू सिस्टर्स, टू फ्रेंड्स। अगर वो चीज़ भी अगर मियाँ देख ले तो फिर क्या तासुरात होंगे? आप बहुत ये मिसकंसेप्शंस, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं आपकी, और शक मुफ्त का होना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से दिस इज़ वन ऑफ द, आप कह सकते हैं कि लीडिंग फैक्टर भी है कि आप एक दूसरे का मोबाइल चेक किया, वो स्टोरी फैब्रिकेट होती रही कि ये पता नहीं किससे बात करती या करता है दोनों ही, और फिर आप उसको चेक करने के लिए बार बार उसके फ़ोन में घुसते हैं। और फ़ोन के ऊपर आपका कंट्रोल ये नहीं है कि मुझे सिर्फ नोन लोगों ने मैसेजेस करने हैं, या मुझे सिर्फ मेरे जो वेल विशर्स हैं उन्होंने मैसेजेस करने हैं। मुझे कोई भी मैसेज कर सकता है जिसके पास मेरा कॉन्टैक्ट, और सोशल मीडिया के ऊपर तो कॉन्टैक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी मैसेज कर सकता है। सो एक्चुअली 3-4 चीज़ें मैं ये समझती हूँ कि वो आपकी बड़ी पर्सनल चीज़ें होती हैं। एक तो आपके पासवर्ड्स, आपके बैंक के पासवर्ड अनटिल अनलेस आपने उनको शेयर किया हुआ ऑलरेडी आपकी अंडरस्टैंडिंग होता है। एक और चीज़ है आपके पासवर्ड्स, आपका मोबाइल, और जो आपकी कुछ पर्सनल, बड़ी पर्सनल, आपका स्पेशली जो आपका चाइल्डहुड या आपका पास्ट जो होता है, ये बड़े पर्सनल चीज़ें होती हैं। यू डोंट नीड टू शेयर इट विद एनीबडी। एनीबडी का मतलब नोबडी, किसी के साथ भी आपको इसको शेयर नहीं करना। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी पुरसकून रहे तो प्लीज़ लोगों को थोड़ा सा उनका पर्सनल स्पेस दीजिए, जिसमें लोगों में ख़ास तौर पे आपकी वाइफ और आपका शौहर आता है। जब आप उनके मोबाइल्स उठा के चेक करने की कोशिश करते हैं ना, एक कुरान में भी एक आयत है कि जब आप जिस चीज़ की तलाश में आप निकल जाते हैं वो आपको मिल जाती है। जब आपके दिमाग में एक कीड़ा चला जाता है तो फिर आप कहीं ना कहीं उसके कनेक्शन बनाते बनाते वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एंड आपने क्योंकि खुद ही दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट की हुई है तो वो आपको वहाँ तक ले जाएगी। डोंट गेट इनटू दैट मेस कि आप जो है एक तो एक्सप्लोरेशन के ऊपर चले जाएं। हाँ। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि टू बिल्ड द ट्रस्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये होता है कि जी ये फ़ोन पड़ा हुआ है। अब ये वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मसलन अगर आप इतने ही एक दूसरे के लिए ओपन है तो कीप योर फ़ोन ओपन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने फ़ोन ओपन रखा है, आपकी बीवी या शोहर ने देख लिया है और उसमें अगर आपको कोई
फिशी चीज़ नज़र आती भी है, काइंडली इग्नोर इट। वंस अ फिशी थिंग इज़ देयर, मे बी मिस्टेकनली कोई गलती से किसी ने भेजा होगा, कोई बात चल रही होगी, कुछ होगा उस चीज़ में होगा, सो उसको लेट द तो अगर पार्टनर बात कर रहा है किसी से, चीट कर रहा है, फिर अगर ये कंटिन्यू, अभी मैं उसी तरफ ही जा रही हूँ कि अगर ये कंटिन्यूस आप पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो तो देन यू कैन टॉक अबाउट इट कि लेट्स लुक, ये जो चीज़ें हैं ये मैंने ऑब्जर्व की हैं और हो रही हैं और किस तरह से। लेकिन लेट्स से अगर आपने फ़ोन को अनलॉक करके चीज़ों को किया है या आपने उसका पासवर्ड देखा है तो देन अ ट्रस्ट ब्रीच इज़ देयर। फिर वो आपके ऊपर बात आती है कि जी आपने यू हैव वायलेटेड समथिंग। तो वो आपको थोड़ा सा फिर इसको बड़ा ट्रिकी तरीके से देखने की जरूरत होती है कि आप मतलब अगर कोई चीट कर रहा हो तो वो फिर पासवर्ड लगा ले। एग्जैक्टली, वो पासवर्ड लगे होते हैं ना लोगों के, बहुत सारे लोगों के। लेट्स, ये बिहेवियर चेंज है। मसलन अब तो फिर खोलने वाले की गलती हुई या फिर जो, यही मैं अभी बताने लगी हूँ। लेट्स से आपका फोन ओपन पड़ा हुआ था, यू कुड हैव रीच्ड एनी टाइम, ठीक है। कुछ दिनों में उसमें ये चेंज आया कि आपने उसके ऊपर पासवर्ड कर दिया, मे बी वो पासवर्ड आपने किसी और वजह से भी किया हो, मगर ये एक बिहेवियर चेंज है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देन अगला जो बिहेवियर पैटर्न ये हो सकता है कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आप देखते हो कि उस इंसान का मोबाइल यूज़ जो है बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। और ये भी हो सकता है कि पहले जो है वो मोबाइल यूज़ इतना ज़्यादा नहीं था मगर अब बहुत ज़्यादा है। ये कुछ ऐसे एविडेंट बिहेवियर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, रादर कि आप फ़ोन के अंदर ही घुसे और फिर ही जाके चीज़ों को देखें। आप इन बिहेवियर पैटर्न्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं कि ये बिहेवियर पैटर्न्स मैंने पिछले कुछ अर्से से आपके ऑब्जर्व किए हैं, इनमें मुझे कुछ चेंज नज़र आ रहा है, तो काइंडली मुझे बताइए कि ये क्या है। तो ये मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किस हद तक होना चाहिए? वैसे तो मियाँ बीवी के रिश्ते में जो सारा दिन, अगर मियाँ की छुट्टी है तो वो सुबह से शाम तक फ़ोन पे ही लगा हुआ है, स्क्रॉल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, बेगम भी दूसरों से फ़ोन पे लगी हुई है, तो ये सब ठीक है? ये अक्सर वाइफ्स जो है ना ये कंप्लेन करती हैं कि उनका जो है जब हस्बैंड घर भी आ जाते हैं तो ऑल द टाइम दे आर ऑन द फोन्स और वो अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते। तो ऑफ कोर्स ये आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह जो है इफेक्ट कर रहा है जब आप ठीक है। हमारे पास बिल्कुल सही बात है, एक ब्रेक है, अर्जेंट ब्रेक है, वी हैव टू टेक दैट, और आपको आई होप समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप ये कह रही हैं कि जो चीट कर रहा है वो बंदा, वो अपने मोबाइल पे पासवर्ड लगा सकता है, ठीक है, और उसने पासवर्ड लगाया हुआ भी है। नहीं, लगा नहीं सकता, वो लगाता है, वो लगाता है, मोस्टली लगाता है। तो फिर ये गलती किसकी है? खोलने वाले की गलती है या पासवर्ड लगाने वाले की गलती है? ये बताइएगा। दोनों की ही गलती है, क्योंकि एक बंदा चीट कर रहा है और दूसरा बंदा भी चीट कर रहा है उसके ऊपर जाके, दोनों ही चीट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि रादर आपको पासवर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बिहेवियर पैटर्न्स को जो है वो देखना शुरू करें, उनमें चेंज इतना क्लियर होता है कि आप उसी को बेस बना के उस बंदे से बात कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप फ़ोन के अंदर घुसें। लेकिन आपको तरीका आना चाहिए एक कि आपने बात करनी किस तरह से, क्योंकि अक्सर हम विदाउट मेकिंग अ कॉन्टेक्स्ट कि हमें पिछला सियाको सबाक नहीं पता होता, हम बस वो एक चीज़ हमें कहीं मैसेज कोई नज़र आ गया, उसी को ही हम बेस बना के अगले बंदे से लड़ना शुरू कर देते हैं और हमारी लड़ाई फिर बहुत ज़्यादा मैस चली जाती है और मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता है। अगर कोई ऐसा सीन हो जाता है जहाँ पर आपको ये लगता है कि आपका पार्टनर के बिहेवियर में चेंज है, तो आप उसको कॉन्टेक्स्ट में यानी सियाको सबाक पिछली बात को बताइए कि पहले ये वाले बिहेवियर पैटर्न्स थे और अब ये बिहेवियर पैटर्न्स हैं। कितना डिस्कस करना है इस पैटर्न में? स्पेशली हमें रिलेशनशिप को बचाना चाहिए अगर इस तरह की सूरत हाल है, या फिर ऐसे रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए? फिज़ा, इन एनी केस रिलेशनशिप को बचाने के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी बात नहीं हो जाती कि जिसके ऊपर जो है वो आपको लगे कि ये ख़त्म ही होना इसका जो है वो है, जिसमें मे बी आपका, जैसे अभी मैं कल आई वाज हैविंग अ क्लाइंट जो कि उन फीमेल की दूसरी शादी थी एंड शी वाज सो प्रिटी, सो यंग, और मैं उसको देख के ना हैरान हो गई कि अच्छा ओके, इस एज के ऊपर इतना माशाल्लाह, अब आपकी दूसरी शादी भी हो एंड यू आर सो प्रिटी और सो यंग, और आपके 5 बच्चे भी हों पहले हस्बैंड से, एंड देन जो है आप कहीं बिजनेस लेडी रही हो और आपकी जो दूसरी शादी हुई उसने आपका ये हाल कर दिया कि आप एक मेंटल हेल्थ पेशेंट बन गई हैं, आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका और अब आप यहाँ पे आके बैठी हुई मुझसे ये डिस्कस करिए मैं क्या करूँ। तो बेसिकली चीज़ें जो है ना वो इस तरह इस नहज पे आ जाती हैं कि आपकी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, और वो शक की बुनियाद पे ही चीज़ें शुरू होती हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो पार्टनर्स होते हैं,
और शक यूजुअली वो लोग कर रहे होते हैं फिज़ा जिनका अपने अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या ये बात सच है कि जो खुद कुछ कर रहा होगा गलत होगा वो फिर आगे वाले बंदे से भी वो एक्सपेक्ट करेगा और दूसरे के लिए भी वैसी सोच रखेगा? ये पॉसिबिलिटी है कि आप जिस तरह के खुद होते हैं उसी तरह का आप अगले बंदे को भी समझ रहे होते हैं। बट देयर इज़ अनदर साइकोलॉजिकल फैक्टर टू दिस के जो लोग इनसिक्योर होते हैं अंदर से, जिनकी अंदर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आप ग्राउंडेड नहीं होते हो, आपने अपने आप को अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, यूजुअली वो लोग जो हैं दूसरे लोगों के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। एंड देयर इज़ आल्सो दिस टेक्निक जिसमें आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए उनके करैक्टर के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं, या उनको कंट्रोल करने के लिए आप डिफरेंट चीज़ें जो उनके ऊपर एलिगेशंस उठाना शुरू कर देते हैं। कुछ शादीशुदा जोड़े ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई आपके पास फ़ोन है मगर हम आपको वो व्हाट्सएप वाला फ़ोन अलाउ नहीं कर सकते। yes. आपको व्हाट्सएप वाला फ़ोन नहीं मिलेगा। मियाँ काम पे जाता है तो बीवी को व्हाट्सएप वाला फ़ोन अलाउ नहीं। व्हाई इज़ दैट? अगर व्हाट्सएप वाला फ़ोन हो भी गया तो लड़की अपनी डीपी नहीं लगा सकती, या फिर लड़की अपनी फैमिली के साथ या कोई बच्चों के साथ कोई पिक्चर अपलोड नहीं कर सकती, ये क्यों अपलोड की थी, ये क्या चल रहा था। तो ये सब भी मसले आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो जबकि मियाँ अपने दोस्तों के साथ की पिक्चर भी लगा रहा है, अपने ऑफिस की भी लगा रहा है, अपनी डीपी भी लगाई हुई है उसने, सब कुछ लगाया। अच्छा, और दूसरा अपनी प्रोफाइल पे वो ये भी नहीं बता रहा कि मैं शादीशुदा हूँ, ना बीवी के साथ की, ना फैमिली के साथ की कोई ऐसी पिक्चर, ना अपने बच्चों के साथ की पिक्चर लगा रहा है। तो कहीं ये नहीं लिखता कि ही इज माय सन, ही इज माय डॉटर। तो ये सब रिश्ते ठीक हैं क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और बीवी को फोन के लिए ऐसे सख्ती बिल्कुल नहीं है, व्हाट्सएप नहीं रख सकती। एग्जैक्टली, ये भी मैं अभी कल की ही बात, एक और केस इसी तरह की, एग्जैक्टली ये वाला केस था। तो द फीमेल वाज नॉट हैविंग मोबाइल, काफ़ी अरसे से शादीशुदा थी, 3 बच्चे भी हो गए। तो मैंने उसके शोहर से पूछा कि आज के दौर में मोबाइल का ना होना जो है, दिस इज एक्चुअली कि आपने किसी बंदे को किसी बेसिक नीड से डिप्राइव किया हो सकता है लड़की अपनी फैमिली को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर ले। हाँ बिल्कुल, वो करना चाहती है ना। आप थोड़ा सा कनेक्टेड फील करते हैं बात करके। तो बाउंड्रीज हैं ये? अच्छा, मैंने उससे पूछा कि ये क्यों है, तो फिजा ही सेड के अब मेरे अपने कुछ डर हैं, और जब मैंने वो डर एक्सप्लोर किया तो वो वही वाले डर थे कि किसी और से बात ना हो जाए, कोई और इसकी पिक्चर ना देख ले, कोई और ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एंड जब मैंने फिर उसकी अपनी हिस्ट्री एक्सप्लोर की तो देयर वाज, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात कोट की ना, जब आप खुद इस तरह के होते हैं तो देन यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग विद योर ओन पार्टनर। और इस तरह की बात होती है, मैं घर वापस आऊंगा तो मेरे मोबाइल से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेना। मैंने कब मना किया है? मगर आपको अलाउ नहीं। ये तो बीवी कुछ नहीं कर रही, मगर बीवी को जबरदस्ती का एक मुल्ज़िम करार किया हुआ है कि भाई अगर तुम्हारे हाथ में कुछ आ गया तो तुम जो हो कुछ कर जाओगी, तुम मतलब तुम गलत औरत हो जाओगी। तो इसका मतलब आप जहन में ये सोच के बैठे कि औरत ही गलत है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। ऐसे ही बिल्कुल, आप उसको ट्रस्ट फैक्टर जो है ये मोबाइल की वजह से ना ट्रस्ट खुद कर रहे हो और ना ही आप उसको दे रहे हो। यू आर नॉट गिविंग हर द मोबाइल, क्योंकि आप उसको एक तो उसको इंडिपेंडेंस नहीं इस चीज़ के ऊपर देना चाह रहे हो कि भाई तुम अपनी दोस्तों से, अपने घर वालों से बातचीत। और उसके 2 फैक्टर्स होते हैं जब कभी आप पूछो ना, अच्छा ऐसा क्यों है। पहली बात तो ये कि आपको पता है माशरे जो रिपोर्ट होता है, आपको पता है माशरे में इतनी बुराई फैली हुई है, इतना ये हो गया, वो हो गया, एंड देन ये हर वक्त अपने घर वालों के साथ जो है लगी रहेगी, फिर चुगलियाँ करती रहेगी, इधर सी बातें उधर चली जाएंगी, ये होगा। यानी ये 2 बेसिक फैक्टर्स जो है। और वहाँ पे मैं अक्सर ये सवाल पूछ लेती हूँ अपने क्लाइंट से, तो जब तुम्हारे पास नहीं आई थी ये, जब तुम्हारे साथ इसकी शादी नहीं हुई थी, जब इसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी कि अपनी मर्जी से किसी, तब क्यों एग्जैक्टली तब क्यों शादी के बाद क्यों तकलीफ? अब शादी जब हो गई तभी ये क्यों करते? ये सोच बस मत किए। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। इसी तरह बीवियां भी कुछ करती हैं, मियाँ सो रहे होते हैं तो उनका थंब लेके तो लगा के मोबाइल पे खोल लेती हैं, उनके पासवर्ड्स खोल लेती हैं और उसके बाद जो है ना खुद ही तकलीफ में रहती हैं। तो ऐसी हरकत ना तो औरत करे ना मर्द करे, अपनी ज़िंदगी को सुकून में रखें। और ये शक व शुबा जो है ये शादी का रिश्ता चीज़ें जो ख़राब कर देता है। ट्रस्ट रखें और मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल इतना ही रखें जितना आपके एक दोनों के रिश्ते में जो है ज़रूरत है। मतलब कोई एक दिन ऐसा ज़रूर रखें जिसमें आप लोग मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आप एक दूसरे के साथ बैठे हैं, वो जो बातें आप लोगों ने फ़ोनों पे लोगों से सुनी, आप एक दूसरे की बातें सुने। सिर्फ मियाँ बीवी नहीं बल्कि पूरे घर वालों को टाइम दे, रादर यूजिंग फ़ोन्स। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और आज हम बात करेंगे ये जो सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ना लोगों को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से, या फिर ज़्यादा जब आप टीवी वगैरह देख रहे हो और गलत एंगल से ऐसे सोफ़ों पे बैठे हुए होते हैं या बेड पे लेटे हुए होते हैं और रूम में टीवी लगाया हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद वो जो है आपकी रील की हड्डी पे जाके पीछे भी आपको अटैक करता है और बहुत तकलीफ़ होता है, बर्दाश्त नहीं होता। उसकी वजह से पूरा जो बॉडी टेक्सचर है वो है आपका, वो ख़राब हो जाता है। मतलब आपके कूपड़ भी निकल आते हैं पीछे बैक पे, आपकी बॉडी स्ट्रेट नहीं रहती,
एंगल अच्छा नहीं लगता जब आप कुछ कपड़े वपड़े पहने वॉक करें तो सूटिंग और मर्दों के ऊपर या लड़कियां अच्छा नहीं लगती, ड्रेसिंग पूरी बॉडी की लैंग्वेज ख़राब हो जाती है। उस पर बात करने के लिए आज हमने हमारे माहिरीन को यहाँ पे दावत दी है, वो है अकमल ज़ेब, ऑर्थोपेडिक सर्जन है और हमारे साथ ऑन सेट है। वेलकम कहूँगी आपको। थैंक यू। कैसी तबीयत आपकी? बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब आप तो बड़े ही एक्सपर्ट हैं, लास्ट टाइम भी आपने हमें कुछ चीज़ें बताई थी, मैंने तो जाके वो कल ले भी ली और मैं आज सुबह भी इस्तेमाल करी थी, रात को भी सोते वक्त मैंने वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, वो बाद में बताऊँगी वो क्या चीज़ थी। मगर खैर अभी हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो मोबाइल फ़ोन की वजह से हमें सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखें, गर्दन के मोरे हमारी बॉडी का वो पार्ट है जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी, हमारा बैलेंस, हमारी हर चीज़ मेंटेन हो रही होती है। असल में जो गर्दन के मोरे होते हैं वो कोई 6-7 मोरे हैं जिनके ऊपर हमारी गर्दन मूव कर रही होती है। इसके डुअल फंक्शन होते हैं, एक तो ये हमारे हेड को सपोर्ट दे रही होती है, दूसरी ये हमारे हेड को चारों साइडों पे मोबाइल रखती है, मूविंग पोजीशन में रखती है। तो जो मोरे मूव भी करते हों और साथ साथ उन्होंने सपोर्ट भी देनी हो, उनके ऊपर वर्कलोड जो होता है वो डबल हो जाता है। तो मसला ये आ रहा है कि हम लोग बैड पोस्चर यूज़ करते हैं मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए, कंप्यूटर वर्क करने के लिए, वर्क स्टेशन पे बैठने के लिए, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स के साथ या लॉन्ग कैजुअल लाइफ में भी लंबे टाइम तक मोबाइल यूज़ करना या बैड पोस्चर में बैठे रहना, उससे यकीनन हमारे जो गर्दन के मोरे हैं वो अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं। मोरों के जो अराउंड मसल्स हैं वो अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं, जिससे गर्दन की दर्द, गर्दन से निकलने वाला दर्द आपके हाथों में जाता है, आपके दोनों बाजुओं में जाता है, उंगलियां सुन्न होना, कंधों में दर्द होना, शोल्डर में दर्द होना, ये सारे मसाइल बेसिकली गर्दन के दर्द से शुरू होते हैं जो बाद में बढ़ते बढ़ते एक बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन पर कितना वक्त गुजारना कितना समझदार समझा जाता है? देखें, मोबाइल में आजकल एक फंक्शन आता है जिसमें वो आपको स्क्रीन टाइम दिखाता है कि आपने आज 24 घंटे में इतना टाइम स्क्रीन के ऊपर गुजारा है। तो जो रिकमेंडेड है वो तो यही है कि हर किसी का स्क्रीन टाइम मिनिमम होना चाहिए, जितना कोई कम कर सकता है उसको उतना कम करना चाहिए। लेकिन मसला ये आ रहा है कि हम लोग तो सारी लाइफ ही मोबाइल फ़ोन्स और उस पे उन चीज़ों पे कन्वर्ट हो गई है कि हमारा उन चीज़ों के बगैर गुजारा ही नहीं है। तो आपको ना चाहते हुए भी मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करना है। इसमें जो चीज़ हमें अडॉप्ट करनी है, जो चीज़ हमें सीखनी है, हमें मोबाइल इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा पोस्चर अपनाना चाहिए, एक ऐसे पोस्चर के साथ मोबाइल को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे मसल्स के ऊपर, हमारी गर्दन के ऊपर कम से कम स्ट्रेस आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें लेटे लेटे फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें आधी टेक लगा के जो हम बैड पोस्चर में जिस तरह हम लेटे होते हैं या झुके हुए होते हैं उस तरह मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए। बैठ के ज़्यादा देर मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए। जब भी मोबाइल यूज़ करें उसको टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल करें और उसके बाद उसको साइड पर रखें। किन अलामात से हमें ये पता चल सकता है कि जो सर्वाइकल पेन हमें हो रहा है ये मोबाइल फ़ोन की वजह से है? देखें, सर्वाइकल पेन लाजमी नहीं है कि सिर्फ मोबाइल की वजह से हो। सर्वाइकल पेन की और बेशुमार वजूहात हैं। तो सर्वाइकल पेन जब गर्दन का दर्द होगा वो ये तो नहीं बताएगा कि मैं मोबाइल फ़ोन की वजह से हो रहा हूँ या कंप्यूटर की वजह से हो रहा हूँ। जब भी गर्दन का दर्द होगा उसको हम रिलेट करते हैं कि हमारी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे इन मसल्स को और इन पट्टों को डिस्टर्ब कर रही है या जिसकी वजह से हमें ये पेन हो रहा है। तो उसमें जो मोस्ट रेलेवेंट चीज़ आती है वो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर फ़ोन और बैड पोस्चर, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें हमें डेफिनेटली जिस चीज़ को क्विट करना पड़ता है, जिस चीज़ की एहतियात करनी पड़ती है, वो पहले स्टेप पे वही चीज़ें हैं जो हमारे जहन में पहले आती हैं। तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, कहते हैं, आपने एक मिसाल सुनी होगी कि बद अच्छा बदनाम बुरा। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी उसी कैटेगरी में आता है। डेफिनेटली ये एक रीज़न है गर्दन के दर्द की, लेकिन इसके साथ और बहुत से फैक्टर हैं जो गर्दन का दर्द करवाते हैं और उनकी वजह से मसाइल होते हैं। अच्छा, तो ये जो सर्वाइकल पेन है इसका अगर हमें ये पता है कि ये फ़ोन की वजह से ही पेन हो रहा है तो हमें किस हद तक फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारी क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए? या ये जैसे घंटा हमने फ़ोन देख लिया उसके बाद रख दिया, फिर हमने कितने टाइम के बाद दोबारा फ़ोन इस्तेमाल हम कर सकते हैं? देखें, वो उसमें मैं एक ही बात पहले भी मैंने की, वो मैं रिपीट करूँगा कि हमें कोई भी चीज़ है उसके इस्तेमाल में एतदाल होना चाहिए। अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना ज़रूरी है तो आप 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स उसको यूज़ करें। अच्छा। उसके बाद प्रॉपर ब्रेक लें। आजकल तो ऑफिस में भी आपको पता है फ़ोन्स का यूज़ बहुत बिल्कुल बिल्कुल हमारी लाइफ ही पूरी उस चीज़ पे कन्वर्ट हो गई होगी। तो हमें कोई एवरी 30 मिनट्स टू 1 आवर हमें
इतने ही टाइम की ब्रेक लेनी चाहिए। मतलब हमने 30 मिनट जो इस्तेमाल किया वो कंटिन्यूसली हम इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर हमने गैप कितना लिया? इतना ही, जितने टाइम इस्तेमाल करें कम से कम उतना टाइम ही हमें ब्रेक लेना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या कि अगर जैसे हमने 30 मिनट अपना फ़ोन इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने 30 मिनट का गैप जो लेना है उसके बजाय हम अपनी बीवी का फ़ोन इस्तेमाल कर लें? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। फ़ोन कोई भी है, फ़ोन तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। फ़ोन तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। फ़ोन नहीं इस्तेमाल, प्रॉब्लम इज फ़ोन। 30 मिनट फ़ोन, 30 मिनट कंप्यूटर। ये डॉक्टर साहब ने मेरी जुगत पे पानी डाल दिया, फीकी कर दी, आपको पता है। मगर समझ आपको आस्ता आस्ता आ रही है क्योंकि आपका स्माइल फेस बता रहा है। अच्छा, तो खैर आपने हमें ये समझा दिया कि आधा घंटा हमने फ़ोन इस्तेमाल किया, उसके बाद आधा घंटे का गैप कर लिया। इसी तरह हम अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके जो गर्दन के मसल्स होते हैं इनकी स्ट्रेंथ, इनकी डेवलपमेंट डिपेंड करती है आप उनका वर्कआउट कितना करते हैं। अगर आपके गर्दन के मसल्स की आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी करते हैं, आप प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, आप प्रॉपर अपनी मसल्स के ऊपर काम करते हैं, तो आपके मसल्स की कैपेसिटी या मसल्स की टेंडेंसी जो है वो इम्प्रूव कर जाती है। अच्छा, जब हमारे मसल्स ही इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि उनको छोटी मोटी स्ट्रेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो हम 30 मिनट्स को बढ़ा के वो हम 1 आवर 2 आवर पे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप गर्दन के मसल्स की प्रॉपर एक्सरसाइजेज करें। जब हम मोबाइल भी फ़ोन इस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी काम के लिए और उसके बाद हमारी गर्दन जो है वो थक जाती है, दुख जाती है, वो जो आधा घंटे का गैप है उसमें हमने किस किस्म की एक्सरसाइजेज करनी है? मतलब लाइक देखें, उस आधे घंटे में तो एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। हमें बेसिकली एक्सरसाइज का फ़ायदा होता है जब हम फ्रेश माइंड के साथ एक्सरसाइज की नीयत से बैठ के प्रॉपर बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। अगर हम मोबाइल यूज़ करें, हमारी गर्दन थक जाए और हम तब एक्सरसाइज करने लगें, वो तो रिकमेंडेड ही नहीं है। जब आपका कोई पट्ठा थक जाता है उसके ऊपर आपको पट्ठे को रेस्ट देना होता है, ना कि उसको एक्सरसाइज करके मज़ीद स्ट्रेस में डालना होता है। अच्छा, और ये जो कमर के तरफ एक पेन पहुंच जाता है और बहुत तकलीफ हो जाती है, वो भी सर्वाइकल से ही ट्रैवल करके जा रही होती है? इसका जवाब मुझे ब्रेक के बाद चाहिए होगा डॉक्टर साहब, ठीक है? ब्रेक देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल पेन की, स्पेशली जो मोबाइल फ़ोन्स की वजह से लोगों को हो जाता है। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी कि एक तो ये फ़ोन की वजह से जो हमें यहाँ पहले सर्वाइकल में बहुत पेन हो जाता है, फिर वो ट्रैवल करते हुए जाता है हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी तक पहुँच जाता है, उसके लिए क्या आप तजवीज़ करेंगे? देखिए, गर्दन का जो दर्द है या गर्दन के जो मसल्स होते हैं, बेसिकली उनका ओरिजिन हमारी कमर के निचले हिस्से से हो रहा होता है और वो मसल्स नीचे से चलते हुए आते हैं और ऊपर हमारी गर्दन के मोरों के साथ अटैच हो रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट यहाँ से चीज़ नहीं होती है? स्टार्ट नीचे से मसल्स स्टार्ट होते हैं और ऊपर आके लग रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे मसल्स के ऊपर स्ट्रेस आता है, जो मसल्स गर्दन की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन्हीं मसल्स के ऊपर स्ट्रेस आता है और वही वो मसल्स हैं, जब उसका एक हिस्सा पेन करता है तो पूरे मसल में पेन होता है। तो जहाँ से मसल का ओरिजिनेशन हो रहा होता है, वहाँ से लेके उसके इंसर्शन तक सारे मसल में पेन निकल आती है। यही वजह है कि पेन आपकी ऊपर से शुरू होती है और आपको ऐसे फील होता है जैसे कमर के निचले हिस्से में मेरे दर्द जा रही है। तो इसके पेन के दर्द के लिए, रिलीफ के लिए, क्या हम गर्म तेल करवा के कुछ सरसों का या कोई मसाज ले सकते हैं? देखें, जब दर्द हो जाता है, दर्द होने के बाद इसकी मुख्तलिफ रेमेडीज़ और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स होती हैं। दर्द के बेसिकली किसी भी बीमारी के 2 पार्ट होते हैं, या तो हम उसको होने ही ना दें, हम प्रिकॉशंस पे काम करें, हम ऐसे पोस्चर अपनाएं, हम ऐसे मसल्स को स्ट्रेच दें, ऐसी एक्सरसाइजेज करें कि हमारे मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग होंगे हमें पेन हो ही ना। लेकिन दूसरी साइड पे अगर पेन हो गया, उसके बाद उसकी रेमेडी आ जाती है कि इस पेन को अब ख़त्म कैसे करना है। उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं हमारे पास। एलोपैथिक मेडिसन्स भी हैं जो एज अ मसल रिलैक्सेंट काम करती हैं। हमारे पास फिजियोथेरेपिक ट्रीटमेंट्स भी हैं जिसमें हम मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज बताते हैं जिससे पेशेंट को आराम आता है, और कुछ हर्बल रेमेडीज़ भी हैं जिसमें आप वो ऑयल, मसाजिंग और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो रेमेडीज़ के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, प्रिकॉशंस के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली हमें जो काम करने की ज़रूरत है, हमें प्रिकॉशंस पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने लोगों को इतनी अवेयरनेस दे दें कि इस पोस्चर में नहीं बैठना, ये एक्सरसाइज डेली करनी है, ये वाले स्ट्रेच करने हैं, तो डेफिनेटली हमारे जो कमर दर्द और गर्दन के दर्द के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में कम हो डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले एज फैक्टर हो, उस पर इस तरह का पेन निकलना, सर्वाइकल, तो हम बात भी कर सकते हैं कमर का दर्द। मगर अब तो छोटे छोटे बच्चों को ये वाले दर्द निकल रहे हैं। देखें, इस छोटे बच्चों में इस दर्द की जो वजह है हमारी डाइट है। हमारी डाइट उस तरह से प्रॉपर जो है फोर्टिफाइड डाइट नहीं है, हमारी डाइट उस तरह से प्योर नहीं है।
प्योरिटी से दूर होने की वजह से, नेचर से दूर होने की वजह से हमारी डाइट कंप्रोमाइज़ हो जाती है। जब हमारी डाइट कंप्रोमाइज़ हुई है तो हमारी बच्चों में उस तरह से विटामिन डी, कैल्शियम, बोन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब डेफिशिएंसी होती है तो वो किसी ना किसी शक्ल में नज़र आती है। तो उसकी जो मोस्ट कॉमन जो बॉडी का सबसे पहला सिम्टम है, जो बॉडी सबसे पहले देती है, वो पेन है। बॉडी आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगा बॉडी को, तो सबसे पहला सिम्टम जो आएगा वो पेन है। तो बच्चों में बहुत जल्दी थक जाना, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, एक तो उसमें बैड पोस्चर उसकी बहुत बड़ी वजह है। बच्चे लंबी टाइम तक मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, दूसरे नंबर गेम्स खेल रहे होते हैं, दूसरे नंबर पे उनकी कंप्रोमाइज्ड डाइट है, जिसकी वजह से उनकी बोन्स और मसल्स की स्ट्रेंथ वो नहीं होती जो रिक्वायर्ड बॉडी की होनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए, कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपने अगर सीधा लेटना है तो फिर आपका तकिया जो है वो पतला होना चाहिए, और अगर आपने करवट लेके सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ सोना है तो फिर आपका तकिया जो है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। तो फिर आप क्या तजवीज़ करेंगे, क्या चीज़ सही है? क्या बंदा पूरी रात यही परेशान रहे, आँख खोल खोल के? सीधा लेटना है तो फिर मोटा तकिया खिसका के सर के नीचे रख ले, करवट लेना है तो फिर मोटा तकिया उठा के ऐसे कर ले, मतलब पतला मोटा तकिया यही करता रहे पूरी रात, बंदा सोए ना? देखें, जो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड ये है कि हमारा जो तकिया है, जब पिलो है, उसकी हाइट 6 इंचज़ तक होनी चाहिए मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब ये जो बातें हैं जी कि करवट लेते हुए आपने मोटा तकिया रखना है, सीधे लेटते हुए बारीक तकिया रखना है, ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता। वो पोजीशन, वो पैच, वो बेड, वो तकिया जिसके ऊपर आपको अच्छी नींद आती है, बेसिकली आपको वो यूज़ करना चाहिए। अच्छा। आपके मसल्स, आपके वर्टिब्रा, आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो तकिए की वजह से या बारीक या ऊंचे तकिए की वजह से हल्की फुल्की जो स्ट्रेस आ रही है वो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब ना कर सके। और वो कौन सा फोम होना चाहिए, पॉलिस्टर वाला फोम होना चाहिए, या फिर वो जो देसी रुई होती है वो होनी चाहिए, या फिर जो आम रज़ाइयों वाली रुइयाँ होती है वो भी इस्तेमाल? मैं आपको इसमें चीज़ें मैं आसान करूँगा कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जी फोम इस्तेमाल करना है, आपको पॉलिस्टर इस्तेमाल करना है, आपको रुई इस्तेमाल करनी है। ऐसा तकिया जिसके ऊपर आपको अच्छी नींद आती है, आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी हाइट जो है कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच होनी चाहिए। आपको 6 इंच से मोटा तकिया इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा तकिया इस्तेमाल करना है जिसकी ऊंचाई 6 इंचज़ हो और आपकी बॉडी का, नेक का और बॉडी का एंगल 45 डिग्री। अच्छा, ये जब आप सो रहे होते हैं, ये आपका सर है सपोज, तो ये आपकी जो नेक वाली जगह है इसमें ऐसे स्पेस हो जाता है ना? बिल्कुल, ये जिस्म का हिस्सा है, इस नेक की जगह पे ये स्पेस आया, ये आपका सर है, ठीक है? तो ये जो स्पेस वाली जगह है, क्या कोई ऐसे मेडिकेटेड हम तकिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ये नेक वाली जगह पे कोई चीज़ हो, या फिर कोई टावल या कोई ऐसा सॉफ्ट चीज़ हम यहाँ पे गोल लिपेट के सर के नीचे भी रख सकते हैं तकिए के साथ, कि हमारा सर्वाइकल पेन जो है वो ना हो, जो हमें मोबाइल फोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा इशू होता है? छोटे बच्चों में तो ये इशू होता है कि उनकी गर्दन इतनी स्टेबल नहीं होती या इतनी डेवलप नहीं होती कि उनकी गर्दन को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन एडल्ट्स में हमारी गर्दन इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। अगर हम प्रॉपर तकिया लगा लें, प्रॉपर तकिया रखा हुआ हो, तो हमें गर्दन के नीचे अलहदा से सपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ रूल ऑफ नेचर। और एक लास्ट बहुत बचकाना सवाल है, मगर प्लीज़ बताइए कि जो आपका तकिया है वो आपका तकिया आपके इस शोल्डर से लेके सर तक होना चाहिए, या आपके सिर्फ सर वाले हिस्से पे हमने अपने नीचे तकिया रखना है और गर्दन वाली जगह को छोड़ना है? कितना हद तक का स्पेस में हमें तकिया रखना है? देखें, अगर हम सॉफ्ट तकिया इस्तेमाल करें, सॉफ्ट तकिया जिस तरह पॉलिस्टर के तकिए होते हैं, तो जब आप उसको गर्दन के नीचे रखें, कमर के उसके सर के नीचे रखेंगी तो वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ हिस्सा उसका आपकी गर्दन के नीचे भी जाता है, थोड़ा आ जाएगा। लेकिन जब हम बहुत मोटा तकिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसको आप गर्दन के नीचे रख ही नहीं सकते, वो आपको कंफर्टेबल नहीं रहने देगा, वो बैड पोस्चर बना देगा। ठीक है। तो डेफिनेटली हमें सॉफ्ट पिलो यूज़ करना चाहिए। जब आप सॉफ्ट पिलो यूज़ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी गर्दन और आपके सर दोनों को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है। ये बात आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तकिया मोटा इस्तेमाल करना चाहिए या बारीक इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें हमने बताया कि हमें 6 इंचज़ हाइट वाला तकिया इस्तेमाल करना है और वो तकिया इस्तेमाल करना है जिस पे आपको अच्छी नींद आती है। ये कोई रूल नहीं है कि बाकी आपको पॉलिस्टर वो मैटर नहीं करता, जैसा भी वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। करवट में कौन सा तकिया लेना है, सीधे लेट के कौन सा तकिया लेना है, ये भी मैटर नहीं करता। आपको 6 इंचज़ हाइट वाला तकिया यूज़ करना है, वो तकिया जिस पे आपको अच्छी नींद आती है, उसको करवट में भी यूज़ करें, सीधे लेट के भी यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं। थैंक यू सो मच। अकमल ज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद है और उन्हें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि मोबाइल फ़ोन्स की वजह से जो पोस्टर है हमारा, उसकी
वजह से हमें जो गर्दन में और हमारी सर्वाइकल का जो पेन हमें स्टार्ट हो जाता है, तो वो उससे हम किस तरह से बच सकते हैं, हम अपनी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और साथ हमने अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे बनाना है, हम अपने पोस्चर को ऐसे बनाना है कि हम उस पेन तक पहुँचे ही नहीं। आई होप आपको ये पूरा जो सेगमेंट है उसमें आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपके गाइड करने का। विल सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर अकमल हमारे साथ मौजूद हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आज हमें बता रहे हैं कि जिस तरह से हमें स्पाइनल ये जो पेन शुरू हो जाते हैं, हमारे सारे जो मसल्स और हमारे पट्टे जो हैं वो तन जाते हैं, बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। समटाइम्स हमारी कोई एक्टिविटीज़ अगर मोबाइल पे ना हो, कंप्यूटर पे ना हो, टीवी के साथ ना हो, या फिर बुरी तरीके से बैठने लेटने के बेड पोस्चर पे ना हो, उसके बावजूद भी हमें कभी कभी इस तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है। मैं ये पूछना चाहिए डॉक्टर साहब आपसे कि क्या ये स्ट्रेस की वजूहात भी बनता है? समटाइम्स हम सब कुछ नॉर्मल कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको भी फॉलो कर रहे होते हैं, मगर हमें कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी पेन हो जाता है। हमारे जो शोल्डर्स हैं ये बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, तन जाते हैं, उसके बाद फिर वही सर्वाइकल का पेन शुरू हो जाता है, कमर दर्द, और पूरी बॉडी जो है लेथार्जिक होना शुरू हो जाती है। तो ये स्ट्रेस माइंड सेट कोई अगर आपका सही नहीं है, आप प्रॉब्लम में है, किसी स्ट्रेस में है, तो भी होता है क्या? देखें, बॉडी हमारी एक यूनिट है, पूरा एक यूनिट मुख्तलिफ सिस्टम से मिलके बना है। तो डेफिनेटली जब हमारी बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है, हमारा माइंड अंडर स्ट्रेस होता है, तो वो पूरी की पूरी बॉडी को अंडर स्ट्रेस कर देता है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब हम किसी टेंशन में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो हमारी बॉडी फटीग्ड फील होती है, हम लेथार्जिक फील करते हैं, हम उस तरह से एक्टिविटी के साथ एक्टिव रह के काम नहीं कर सकते जितना हमें करना चाहिए। इसलिए मोस्टली डॉक्टर्स हमेशा अपने पेशेंट से पूछते हैं टेंशन में आप? टेंशन तो नहीं चल रही, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि टेंशन जो है वो बहुत सी बीमारियां जो ऐसी हैं कि जिनकी हिस्ट्री टेंशन से शुरू होती है और वो बाद में शदीद किस्म की बीमारियां बन जाती हैं। तो हमें मजबूरन पूछना पड़ता है कि इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी और उस टाइम पे आपकी लाइफ कैसी चल रही थी और अब लाइफ कैसी है। कोई गर्दन की एक्सरसाइज भी आप घर हमें बता सकेंगे जिसको हम फॉलो करें घर में हर देखें, एक गर्दन की एक एक्सरसाइज है, उसका नाम है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ऑफ नेक। दैट कैन बी शेयर्ड, दैट कैन बी ट्रीटेड, और वो अगर किसी को आप बुला लें तो मैं प्रॉपर आपको एक्सरसाइज करवा के दिखा सकता हूँ। बेटा आना, बेटा आना, बेटा बेटा आ जाओ, आ जाओ। उसमें हम काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं बहुत से लोगों के लिए जिनको गर्दन के दर्द हैं, तो हम उनको अगर एक्सरसाइज करवा दें। आपको हमें यहाँ पे बुलाने का, मधु करने का मकसद यही है कि जितने लोगों की मदद हो सके। बेटा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अपने ग्लासेस मुझे दे दो जी। आप इनको लिटा दो यहाँ पे। नहीं, बैठना, इधर बैठे, बैठे सीधे, थोड़ा सा आगे होकर बैठे। आपने अपने हाथ को माथे के फ्रंट पे रखना है, गर्दन से आगे की तरफ जोर लगाना है, हाथ से पीछे की तरफ जोर लगाना है, लेकिन गर्दन को आगे आने नहीं देना। पोजीशन को स्टेबल रखना है, स्टेबल रखें यहाँ पे, हाथ से पीछे जोर लगाएं, गर्दन से आगे जोर लगाएं। शाबाश। आपको ये पट्टे सारे अकड़े हुए महसूस हो रहे हैं? डेफिनेटली ये अकड़े हुए महसूस होने चाहिए। यहाँ पे जब आपका हाथ और आपकी गर्दन दोनों अकड़ जाएं तो आपने कम से कम 15 सेकेंड यहीं पे हाथ को अकड़ा के रखना है। 15 सेकेंड बाद इस हाथ को यहाँ से उठाना है और पीछे रख लेना। अब आपने गर्दन से पीछे जोर लगाना है और हाथ से आगे जोर लगाना। लगाएं इसी तरह 15 सेकेंड तक इतनी फोर्स से जोर लगाना है कि आपके ये पट्टे सारे आपको अकड़े हुए महसूस हों। उसके बाद यहाँ से हाथ उठाना है और यहाँ रख लेना है। अब 15 सेकेंड के लिए आपने गर्दन को अपनी राइट साइड पे पुश करना है और हाथ को उसके ऑपोजिट पुश करना है। ठीक है, इससे आपको ये वाले जो आपके पट्टे हैं, हाथ लगा के देखें ज़रा, ये पट्टे कितने अकड़ चुके हैं। तो डेफिनेटली हमें ये वाला अकड़ाव लेके आना है, ये वाला अकड़ाव लेके आना है। ये जब आएगा तो इसका मतलब है मसल्स काम कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, ब्लड यूज़ करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी। उसके बाद ऐसे बन गए जैसे उसके बाद आपने ये हाथ यहाँ पे रखना है, इसी तरह यहीं पे, और इधर को जोर लगाना है मेरी तरफ। जब आप नहीं लगाने देंगे तो ये आपके पट्टे अकड़ जाएंगे। जब पट्टे अकड़ते हैं तो ये पट्टे डेवलप करते हैं। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज नेक एक्सरसाइज नहीं होती? हम उमन घर में यूं 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 करके धमाल कर रहे होते हैं। ये आपको प्रॉपर, ये इसमें आप देखें, आपको जो नेक के अराउंड चारों कॉर्नर्स पे जो मसल्स हैं, चारों एक्सरसाइज में कवर हो गए। आपको घर में बैठे उठते हुए काम पे, ऑफिस में दिन में को 15-20 मिनट ये वाली एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपके गर्दन के मसल्स कम से कम इतने डेवलप हो जाएंगे, आपको
आपको हल्की फुल्की स्ट्रेस गर्दन के मसल और थोड़े से स्ट्रेचेस भी कोई ऐसे हमें बता दें कि क्या गर्दन के लिए कोई स्ट्रेचिंग भी करनी होती है? कोई देखिए स्ट्रेचिंग और उसमें बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है फिजियोथेरेपिस्ट का। अगर फिजियोथेरेपिस्ट होगा, फिजियोथेरेपिस्ट खुद आपको हाथ पकड़ के स्ट्रेचेस करवाएगा तो दैट विल बी हेल्पफुल और वही बेहतर होगा। लेकिन अगर कोई लेमैन या कोई ऐसा बंदा जिसको स्ट्रेचिंग करवानी नहीं आती वो स्ट्रेचिंग करवाएगा और गर्दन की स्ट्रेचिंग वो उसके लिए ख़तरनाक हो सकती है, गर्दन के मोरों के लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो स्ट्रेचिंग जब भी करवाएं या गर्दन की स्ट्रेच जब भी करवाएं वो किसी प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट से। अब वो जो लेट के तकिए वाला सीन था बेटा, पाउडर कर लें तो वो भी आप दिखा दें। हाँ, ये सपोज ये तकिया था जो उनके सर के नीचे रखना है, मैं आपको दिखाता तो ये आप हमें बेटा थोड़ा सा और नीचे हो, थोड़ा और नीचे हो। अब इसमें रखें, लेटे हैं ज़रा आप। इसमें अब दो चीज़ें हैं। एक तो एक पोजीशन ये है कि हम तकिए को सिर्फ सर के नीचे रखें, उसमें देखें आपकी गर्दन और बेड के दरमियान कितना गैप है जी। और मोस्टली लोग फोन इस्तेमाल करने के लिए ये वाली पोजीशन यूज करते हैं। ठीक हो तुम कंफर्टेबल इस पोजीशन में आप कुछ टाइम के लिए तो कंफर्टेबल रह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी गर्दन, आपके पट्टे, आपके शोल्डर के मसल जो हैं थक जाएंगे। एक और पोस्चर होता है बेटा, उठना थोड़ा सा हल्का सा और पीछे होना, और पीछे थोड़ा खिसकना। अब इस तरह बैठ जाते हैं, पीछे गद्दी भी लोग रख लेते हैं और इस तरह से बेटा ये वाला भी पोस्चर ये भी इससे जो आपके मसल्स अंडर स्ट्रेस आते हैं वो कमर के मसल्स अंडर स्ट्रेस आते हैं। इसमें देखें आपके जो कमर के मसल्स के दरमियान और बेड के दरमियान गैप हैं, मोरों के दरमियान गैप है, ये डेफिनेटली जो कमर के निचले मोरे हैं उनके ऊपर स्ट्रेस आएगा। इससे जो पेन निकलती है वो कमर के निचले हिस्से में निकलती है। और जो अगर आप नीचे होकर लेटें तो इस पोजीशन में लेटने की वजह से जो आपको कमर दर्द निकलेगी वो आपको गर्दन के मोरों में और गर्दन के पट्टों में निकलेगी। ठीक है, अब जो लेटने वाली पोजीशन है वो पहले समझा दीजिए। इसमें जो आपको बेसिकली जो हमें तकिया लगाना है, तो तकिए की जो हाइट है वो मैक्सिमम 6 इंच होनी चाहिए। ठीक, ये कितनी होगी? ये तो तकरीबन 4 इंचेस है। इससे ज्यादा होनी चाहिए? इससे थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। मुझे तो ये भी ज्यादा लग रहा था, आप कह रहे हैं इससे ज्यादा। नहीं, वो बेसिकली हम इस्तेमाल ही बारीक तकिए करते हैं, हमें प्रॉपर बताया ही नहीं जाता। हम उसी तरह के तकिए इस्तेमाल करके हमारी बॉडी को, हमारी नेक को वही आदत हो जाती है। लोग तो कहते हैं डबल चिन आ जाती है, ज्यादा तकिया रख के सोने से ऐसे डबल चिन का प्रॉब्लम आ जाता है, नेक पे लाइंस आ जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। वो सारी जो ब्यूटिशियंस हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो कहती है मोटा तकिया रख के सोती हैं आप, इसलिए आपकी गर्दन में लाइंस है। पहला सवाल ये करती है। नहीं, उसमें बेसिकली गर्दन बंदा पेन देखे, ब्यूटी देखे। आप ये देखें गर्दन की जो लाइंस हैं और जो चिन है, उससे बेहतर है कि आपकी हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी ना तो ये सारी चीजें, ये सारे मसाइल इस्तेमाल तो खूबसूरती भी तो हेल्थ में शामिल है डॉक्टर साहब, उसका क्या करें? लाइंस और डबल चिन का क्या करेंगे? लाइंस और डबल चिन जो होती है उसका बहुत ज्यादा ताल्लुक इन तकियों से, इन चीजों से नहीं होता। वो आपके मोटापे से, डाइट से, उन सारी चीजों के साथ होता है। जब वो किसी चीज के कंट्रोल में नहीं आ रही होती तो उनको तकिए पे ऊपर डाल दिया जाता है। तकिया तो एक एंड पे आने वाली चीज है। तो गर्दन सीधी करो, क्या कर रहे हो? इसी तरह गर्दन तो आप इसमें जब तकिया रखते हैं, थोड़ा सा नीचे हो, थोड़ा सा, ये आपकी जो मेन सपोर्ट है तकिए की वो आपके सर को होनी चाहिए। ठीक है। और उसके कहीं कुछ पोर्शन आपकी गर्दन के नीचे होना चाहिए। ठीक है। इसमें जो आपके ये गर्दन के ये वाले मसल्स हैं, हाँ। इनको हम हल्का फुल्का अंडर स्ट्रेस रखते हैं। इनके अंदर बिल्कुल इनके नीचे तकिया इस तरह से लगाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। अगर आप इस तरह से तकिया लगाएंगे तो ये वाले मसल्स आपके खिंच जाएंगे सारे। अच्छा। तो आपने बेसिकली तकिया मेनली अपने सर के नीचे रखना होता है। सर के नीचे तकिया रखेंगे, गर्दन के मसल्स को सपोर्ट मिलेगी, तो आपके जो गर्दन के निचले वाले मसल्स हैं, इनके ऊपर जब स्ट्रेस आएगा तो ये मसल्स डेवलप होंगे। ठीक है। इनकी हेल्थ बेहतर होगी, इनकी हेल्थ बेहतर होगी। और करवट भी लेके देख लो, उस पे करवट, इस पोजीशन पे आर यू कंफर्टेबल विद दिस? इसी तरह बिल्कुल इसी तरह, इसी पोजीशन में आप हाइट पे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज आपने हमें प्रैक्टिकली भी समझाया, करके दिखाया, और हमें जो ये नेक की प्रैक्टिस बताई है कि जिस तरह से अगर हम रोज यही वाली फ्रंट बैक ये करते रहें तो हमारे ये मसल्स इतने डेवलप हो जाएंगे कि हमें किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े अगर आपके ये मसल्स इतने डेवलप्ड होंगे। क्या बात है, एक डॉक्टर खुद होके कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, ये होते हैं अच्छे डॉक्टर्स, वरना तो फिर दुकान चमकाते रहे, है ना। तो जो कुछ उन्हें समझाया उसको फॉलो कीजिए ताकि आप सर्वाइकल पेन और अपनी नेक पेन के जो दर्द है उससे आप रिलीफ हासिल करें। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। थैंक यू बेटा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत फेमस कंजा बैठी हुई हैं और वो आपको बताएंगी यहाँ पर कि आप गर्मियों में स्पेशली अपनी स्किन को हाइजीन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरियल हमारे चेहरे पे दाने आ जाते हैं और स्किन रैश चली जाती है, स्किन बहुत ख़राब हो जाती है और वो फिर बढ़ती है, फैलती है।
1 से 2, 2 से 3 इस तरह से वो अपनी जो है ना ख़ानदान बना के बैठ जाती है। चेहरे पे दाने भर जाते हैं, मेकअप करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ जाती है और हम क्या करते हैं उसी स्वेटिंग पे हाथ से ऐसे अपने स्वेट हटा रहे होते हैं चेहरे से, और हमारा हाथ गंदा होता है, उस वक्त कुछ नहीं हमने देखा हुआ होता, ख्याल नहीं किया होता, उससे फिर हमारे जर्म्स चेहरे पे चले जाते हैं। हमने किस तरीके से मुंह धोना है, किस तरह से स्किन को साफ़ करना है, ये सारी तरीके की चीज़ें जो है हम डॉक्टर कंजा से पूछेंगे, ख़ासतौर पे गर्मियों में। इन सब चीज़ों के साथ हमने हाइजीन का जो अपना ख्याल रखना है स्किन का, वो कैसे रखें। ओवर टू यू। जी, सबसे पहले तो फ़िज़ा गर्मी बहुत आ गई है लाहौर में, एकदम से हीट वेव। तो सबसे पहले तो हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि आपकी स्किन को जो चीज़ बचाएगी वो आपका इंटरनल वाटर होगा। आप कितने हाइड्रेटेड हैं, जितने आप हाइड्रेटेड होंगे उतना आप गर्मी के असरात से बचे रहेंगे। दूसरी ये चीज़ कि हमें पसीना बहुत आता है, गर्मियों में स्वेटिंग होती है, ओपन पोर्स का प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है। तो उसमें एक छोटा सा हैक बताती हूँ कि रोज़ वाटर का इस्तेमाल करें, यानी कि अर्के गुलाब बेस्ट टोनर है। इसमें कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, बिल्कुल सस्ता सा मिलता है। आप कोई भी स्प्रे बॉटल लें और उसको फ्रिज में रख दें, अर्के गुलाब को उसमें डाल के रख दें। जैसे अब ही तो स्प्रे बॉटल में भी मिल जाता है बिल्कुल। और अगर आप बिल्कुल खालिस इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो उसको लेके अपने फ्रिज में रख लें, और जैसे ही आप बाहर से आएँ गर्मी से, धूप से, तो आते ही फ्रिज खोलें और स्प्रे कर लें अपने फेस के ऊपर। तो आपकी स्किन बिल्कुल टोन अप हो जाएगी, पोर्स क्लोज हो जाएंगे, स्वेटिंग का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, और इसके साथ ब्राइटनिंग इफेक्ट भी आता है कि गुलाब का। तो ये एक बहुत अच्छा हैक है जो कि मैं हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ और गर्मी आते ही यूज़ करना शुरू कर देती हूँ। तो इससे तो ये सर्दियों में तो लोग कहते हैं कि गुलाब के अंदर ग्लिसरीन भी आप मिक्स कर सकते हैं, तो क्या हम गर्मियों में भी कर सकते हैं? नहीं, ग्लिसरीन जो है वो एक बहुत ही थिक मॉइस्चराइज़र है, तो उसको आप सिर्फ सर्दियों में यानी विंटर्स में मार्च तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर यूज़ करेंगे तो स्वेटिंग और बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी चिपचिपाहट वाला मौसम भी आ जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उस अभी इस गर्मियों में यूज़ नहीं करना, गर्मियों में जस्ट अर्के गुलाब का या रोज़ वाटर का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब हमें मुंह हाइजीन जो हमारा मसला है उसके लिए भी बता दें कि स्किन के ऊपर हम अपने सारा दिन के जो हाथ होते हैं वो लगा लेते हैं, जर्म्स चले जाते हैं, उससे एक्नी, उससे बहुत अजीब से बैक्टीरियल दाने गंदे से निकल आते हैं। तो आप हमें इसके बारे में बता दें, हमने स्किन को कैसे हाइजीन तरीके से साफ रखना है? हाइजीनिक तो यही है कि सबसे पहले सुबह आपने ज़रूर उठते ही चेहरा वॉश करना है, ताकि एक्सेसिव ऑयल्स जो भी आपके चेहरे पे आए हुए हैं वो निकल जाएं। उसके बाद अपना सन ब्लॉक लगाएं और काम पे चले जाएं, ठीक है। जब रात को वापस आएँ तो ये मस्ट है कि आप डबल क्लेंजिंग करके सोएं, और पूरा दिन अपने चेहरे पे गैर ज़रूरी हाथ ना लगाएं, खुद से हाथ या इचिंग वो करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है मुंह पे हाथ रखे हुए हैं, किए जा रहे हैं, चेहरे से खेले जा रहे हैं, नाक से खेले जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, डोंट टच योर फेस, क्योंकि आपके हाथ आपको नहीं पता कौन कौन सी सरफेस को टच किया है, उसमें बहुत सारे जर्म्स हैं। तो आप गैर ज़रूरी अपने हाथ को टच ना, अपने फेस पे टच करने की आदत ना बनाएं बिल्कुल भी। और दूसरा ये है कि आपने वापस आते ही एक तो अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें, और रात को सोने से पहले डबल क्लेंजिंग ज़रूर करें। डबल क्लेंजिंग का मतलब है कि पहले आप टोनर से अपना चेहरा साफ़ करेंगे या मिसेलर वाटर यूज़ करेंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप टोनर यूज़ करेंगे, अगर ड्राई स्किन है तो मिसेलर वाटर यूज़ करेंगे। मिसेलर वाटर के नाम से ही मार्केट में अवेलेबल है, तो डिफरेंट ब्रांड्स का मिल जाता है, वो यूज़ करें। और उसके बाद मिल्क बेस्ड क्लेंजर से अपना चेहरा साफ़ करें, और उसके बाद फेस वॉश इस्तेमाल करें जो भी आपको पसंद है, और उसके बाद सो जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंजा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आई नो आज हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा वो लेट हो गई थी, क्योंकि जिस रास्ते से वो आ रही होती हैं जहाँ पे वो पैकेजेस मॉल की सारी खुदाई हो गई है, तो वहाँ पर बहुत मसला होता है ट्रैफिक का। बट ऑल्दो आप लोगों के लिए ख़ास यहाँ पर आ जाएँ और आप लोगों को देखें, आते के साथ ही स्किन की टिप्स दी। तो थैंक यू सो मच, आप हमें बहुत पसंद करें, हमारे शो को देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छी फीडबैक हमारे सोशल मीडिया पर आ रही है। तो इसी तरह हमारा साथ दीजिए, कल आपसे मुलाकात करेंगे मॉर्निंग विद फिज़ा में।